नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद आशीष सिन्हा। आज बात करेंगे वक्फ बिल की। पूरे देश में इस समय चर्चा इसी पर हो रही है। जो नया संशोधित बिल आया है, पार्लियामेंट में भी उस पर बहस हो रही है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हालांकि उनको तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी परिचय कराना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं होस्ट की भूमिका में हूँ। हमारे साथ है नाजिया इलाही खां। आप इनको इस्लाम की जानकार भी मान सकते हैं, आप इनको वकील के तौर पर भी देख सकते हैं, आप इनको सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी देख सकते हैं। कई सारे इनके रूप हैं और मैं तो कई सारे रूपों में इनको देखता हूं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच। नाजिया, एक बड़ा सीधा सवाल जो दर्शकों के मन में होगा कि ये वक्फ है क्या? वक्फ एक्चुअली जो ज़मीन हम गरीबों के लिए डोनेट करते हैं उसको वक्फ कहा जाता है। वक्फ का मतलब होता है ठहरना, ठहर जाना। तो अब जैसे मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है और मेरा मन है कि सब मेरे परिवार जो है वो बहुत अच्छे पोजीशन पर है फाइनेंशियली हर तरीके से, तो कुछ संपत्ति मैं निकाल करके दूं जो गरीबों के काम आ जाए। इसी को वक्फ कहा जाता है। हालांकि हमारे अल कुरान में वक्फ का कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ये शब्द आया कहाँ से? हमारे अल कुरान के हिसाब से फितरा ज़कात होता है। बिल्कुल ठीक है, फितरा ज़कात होता है। हमारे अल कुरान में वक्फ कहीं पर भी नहीं है। इवन आप सही अल बुखारी में जाइएगा, आप बहिश्ती ज़ेवर में जाइएगा, आप सीरत रसूल में जाइएगा, आप हदीस में जाइएगा, तो भी वक्फ नहीं है। अब आप संविधान में आ जाइएगा तो भी वक्फ नहीं है। लोग ज़रूर कह रहे हैं कि आर्टिकल 25 है, ये है, वो है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है। भैया वो आपकी फंडामेंटल राइट के लिए है, आपकी रिलीजन राइट के लिए है। हाँ, वो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए। हाँ, तो वक्फ धार्मिक कब से हो गया? जब वो कुरान में है नहीं तो इस्लामिक हो ही नहीं सकता। अब जब अल्लाह ने वक्फ के बारे में कुछ बोला ही नहीं और कई मुस्लिम कंट्रीज में भी वक्फ बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है, जिस पाकिस्तान को हमारे भारत के मुसलमान फॉलो करते हैं और जिस ईरान के आतंकवादी के मरने पर मातम हमारे भारत के मुसलमान करते हैं, वो उस पाकिस्तान में भी नहीं है वक्फ, उस ईरान में भी नहीं है वक्फ, हमारे अरब में नहीं है वक्फ। और अगर कोई फितरा या ज़कात के तौर पर या डोनेशन के तौर पर कोई अगर पसमानदा गरीब के लिए कुछ डोनेट करता है तो उसको उसी वक्त डोनेट करके भाग कर दिया जाता है। उसको बल्क में कुछ नहीं बनाया जाता है। तो ये इस्लामिक भी नहीं है वक्फ और संवैधानिक भी नहीं है वक्फ। नहीं, लेकिन अब एक बड़ा सीधा सा सवाल यहाँ आता है। आप कह रही हैं इस्लाम में इसका जिक्र नहीं है, आप कह रही हैं कि कुरान में इसका जिक्र नहीं है। शब्द कहीं से तो आया होगा, किसी ने तो इजाद किया होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल किया है ना, हमें जिन्ना साहब ने किया है। अच्छा, जिन्ना साहब ने किया है। देखिए 1957 में वक्फ को, हालांकि आज़ादी से पहले वक्फ की बात चल रही थी, क्योंकि जब बंटवारा हुआ और हमारे अखंड भारत के टुकड़े किए गए तो ब्रिटिश ने और जिन्ना ने और हमारे मामा नेहरू ने बैठ करके ये सोचा कि जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं, जो मुसलमान, उनकी प्रॉपर्टी को हम लोग वक्फ के नाम से यहाँ पर छोड़ देते हैं। वक्फ इज़ अरबिक वर्ड, इसको छोड़ देते हैं और जो पसमानदा मुसलमान होंगे, जो ज़रूरतमंद मुसलमान होंगे, जो गरीब मुसलमान होंगे, उससे उनको फ़ायदा होगा। अब जैसे वहाँ पर स्कूलें खोल दी जाएंगी, वहाँ पर सराय खाना खोला जाएगा, मुसाफिर खाना खोला जाएगा, या विधवाओं के लिए कुछ खोला जाएगा, या उसको उसमें कुछ कारोबार तय करके किसी गरीब को दिया जाएगा। तो इस तरीके से पसमानदा मुसलमानों के मदद के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब आ रही है बात कि जो लोग पाकिस्तान गए बंटवारे के वक्त, वो 9 लाख एकड़ जमीन छोड़कर चले गए, तो आज भी मुसलमान भीख कैसे मांग रहा है? अगर हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर, हमारे परदादा, लकड़दादा, फकड़दादा, अगर हमारे लिए 9 लाख एकड़ जमीन छोड़कर गए, अरे बाप रे बाप, तो पाकिस्तान भीख क्यों मांग रहा है? फिर पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा कैसे आ गया? फिर पाकिस्तान बलोच को मार रहा है, बलोच पाकिस्तान को मार रहा है, एक दूसरे का खून का प्यासा हो गया, खाने को दाना नहीं है, और 9 लाख एकड़ जमीन यहाँ छोड़ के चला गया। वक्फ इज अ कंप्लीट लैंड माफिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब देखिए आप कि इसका सच्चर कमेटी के लोगों ने ही
इस बात से आगाह करवाया केंद्र की सरकार को कि इसमें संशोधन की जरूरत है। इससे तो कोई दो राय नहीं है। फिर सच्चर कमेटी के मेंबर ही ने बताया कि जब वक्फ से इतने मिलियन ट्रिलियन पैसे आ रहे हैं तो फिर मुसलमान छाती क्यों पीट रहा है, और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट क्यों आ रही है कि मुसलमान शिक्षा में दलित से भी पीछे है, और आज भी है, आज भी है। 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व में जब वक्फ का संशोधन होता है तो एक मुसलमान को भी खतरा नहीं होता है, लेकिन 2025 में जब वक्फ अमेंडमेंट होता है तो सारे मुसलमान को खतरा हो जाता है, सारे मुसलमान को। और उनमें वो भी मुसलमान हैं जिनको वक्फ अमेंडमेंट बिल पढ़ना भी नहीं आ रहा है, जिनको वक्फ एक्ट के एक सेक्शन, एक धाराएं नहीं पता है, जिनको ये भी नहीं पता है कि सीओ कौन होता है, मुतवल्ली कौन होता है, ट्रिब्यूनल क्या होता है, वक्फ एक्ट क्या है, वक्फ एक्ट कब से आ रहा है। 1923 में क्या था, मुसलमान एक्ट था, उसके बाद फिर वक्फ एक्ट आया, कितनी बार संशोधन हुआ है ये भी नहीं मुसलमानों को पता है। लेकिन बोल दिया गया कौवा कान ले गया, कान नहीं देखेंगे कौवा ढूंढेंगे। तो ये मुसलमानों का नेचर हो चुका है। भाई जो चीज ना संविधान में है ना कुरान में है, आप उसको इस्लामिक बता कैसे रहे हो। और देखिए केंद्र की सरकार ने जिस हिसाब से ट्रांसपेरेंसी दिखाई है, और केंद्र की सरकार ने जिस हिसाब से इस्लाम के अंडर बैरिकेड, पहली बार ऐसा हुआ है, इस्लाम के अंडर बैरिकेड वक्फ बिल को अमेंड किया है, इससे खूबसूरत तरीके से कभी भी हुआ ही नहीं था। लेकिन आप जब ये कह रही हैं कि वक्फ जो है वो इस्लाम का शब्द ही नहीं है, यानी कुरान का शब्द ही नहीं है, तो फिर बैरिकेड वाली बात कहां से आ गई? नहीं, बैरिकेड मैं इसलिए कह रही हूं, असदुद्दीन अवैसी और ये पूरी विपक्षी दल के जो गुट है वो क्या कह रहे हैं कि हमारे इस्लाम की और अल्लाह की ज़मीन छीनी जा रही है। ठीक है भाई, ये अल्लाह की ज़मीन तो पूरी कायनात है हमारे इस्लाम के हिसाब से, तो ये छीना नहीं जा रहा है, ये वरगला रहे हैं। अब मैं इस्लाम इसलिए बोल रही हूँ आपको, मैं वक्फ की ज़मीन के लिए इस्लाम नहीं कह रही हूँ, मैं फैसले पर इस्लाम ला रही हूँ कि इस वक्फ एक्ट को लेकर के जो फैसला और जो संशोधन आया है वो इस्लाम की खूबसूरती के दायरे में आया है। जिस हिसाब से 2013 में भी कहा गया था कि जितने भी वक्फ बोर्ड हैं अलग अलग राज्यों में, उसमें मुसलमान बेटियों को बैठाया जाएगा, मुसलमान महिलाओं को बैठाया जाएगा, इससे कोई दो राय नहीं है कि 2013 में बोला गया था। लेकिन क्या बैठी? नहीं बैठी। अब इस बार कलेक्टर सर पे बैठाया जा रहा है कि बैठाना तो पड़ेगा। तो हमारे अल कुरान के सूरह अल बकरा में और कई बार अलहामी किताब में अल्लाह सुभान ने लिख करके दिया कि मेरे लिए मर्द और औरत दोनों बराबर है। तो मोदी जी अगर अल्लाह तबारक ताला की बात को हम तक पहुंचा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या बोलता है? 22 करोड़ मुसलमान भारत के हमारे साथ है, बोलता है हर मुद्दे पर। आप यूसीसी की बात कीजिए, 22 करोड़ मुसलमान, आप सीएए की बात कीजिए, 22 करोड़ मुसलमान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई वैधानिक संस्था है? नहीं, वो मैं उस पर आ रही हूँ, मैं उस पर आ रही हूँ, लेकिन बोलता तो है, क्लेम करता है। हाँ, तांडव तो वो पूरा करता है। मैं तांडव भी नहीं कहूंगी, मैं तो कहूंगी जंगे करबला पूरा खोल देता है, पूरा जंगे करबला का मैदान बना देता है। तो मेरा कहना है कि जब तुम 22 करोड़ मुसलमानों के ठेकेदार बन करके तुम सरकार को झुकाने की कोशिश करते हो, तो इस वक्फ बोर्ड में आगा खानी मुसलमान कहाँ है, बोरी मुसलमान कहाँ है, वहाबी मुसलमान कहाँ है, अहमदिया मुसलमान कहाँ है? ये सब मुसलमान को तुमने हिस्सेदार क्यों नहीं बनाया? और तुम ही क्यों सिर्फ लुंगी का डांस कर रहे हो? क्रिश्चियन क्यों नहीं कर रहे हैं, बौद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं, जैन क्यों नहीं कर रहे हैं, सिख क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि सिविल वॉर करेंगे? भाई मुस्लिम लीग ने सिविल वॉर किया था और तब जमायतुल उलमा हिंद उनके साथ था। तो एक बार हम लोगों ने सिविल वॉर देखा हुआ है और मुसलमानों को शर्म आना चाहिए कि इन्हीं के परदादा और लकड़दादा ने पाकिस्तान बनवाया। और अब देखिए दोबारा सिविल वॉर का धमकी और शाहीन बाग 2 का धमकी दे करके इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अल कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, जिसका उसमें जिक्र नहीं है अल कुरान में वक्फ का। एक बड़ा सीधा सा सवाल जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जो नया बिल आ रहा है, जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है और जो पुराना है, उन दोनों में फर्क क्या है? क्या कुछ बदल जाएगा अगर ये बिल जो है वो संसद से पास हो जाता है तो? नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से तो मैं नाराज हूं इस बिल से, मैं खुश नहीं हूं इस बिल से। अगर आप तो चाहती कि रिपील हो जाए?
नहीं, अगर मुझसे पूछा जाता तो देखिए, जो चीज ना संवैधानिक है ना इस्लामिक है, उसका रहने का क्या मतलब है? जब देश में न्यायपालिका है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या मतलब है? जब देश हमारा शरिया वाला देश नहीं है, शरिया इंप्लीमेंट होने का दूर दूर तक संभावना भी नहीं है, और जो लोग ये सोच रहे हैं वो अपने दिमाग में दिमाग लगा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नहीं होना चाहिए। और जो लोग टीवी चैनल पर बैठ करके ये कह रहे हैं देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है, तो क्या संविधान एक खास शांतिपूर्ण समुदाय को पर्सनल लॉ बोर्ड चलाने की अनुमति देता है? नहीं देता है। न्यायपालिका है, आपको वहां जाना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन किया है तो हमारे असदुद्दीन अवैसी क्या बोल रहे हैं? इस्लाम के अंदर सरकार इंटरवीन नहीं कर सकता है। भाई, इस्लाम के अंदर नहीं कर रहा है सरकार। नेहरू, जिन्ना और ब्रिटिश के बनाए हुए वक्फ बोर्ड के अंदर इंटरवीन कर रहा है। और इसी, ये वक्फ एक्ट है 1995, इसी का चैप्टर 3 का आप 12 नंबर देखिए, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो आपका ही लेकर के बना रहा है भाई। आप सीईओ को सैलरी दिला रहे हो स्टेट गवर्नमेंट से, आप मेंबर को सैलरी दिला रहे हो स्टेट गवर्नमेंट से, आप वक्फ जिस पर आप धाबा बोल रहे हो वक्फ पर, उसका वेरिफिकेशन भी आप करवा रहे हो सरकार से पैसा लेकर के, और सरकार इंटरवेंशन करता है तो आप कहते हो इस्लाम में इंटरवेंशन कर रहा है। ये कैसे चलेगा भाई? ये तो चलेगा नहीं। अब आती है बात, देखिए इस बार सेक्शन 3C, उसको पढ़िएगा, जो अमेंड होकर के आया है। सेक्शन 3C में क्या लिखा हुआ है कि जो डिस्प्यूटेड है या जो सरकार की जमीन है, जैसे इन लोगों ने कह दिया था कि कुंभ हमारा है, गंगा माँ हमारी है, एएसआई के प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट, हाँ मॉन्यूमेंट है, इनको आप टच नहीं कर सकते हैं। आप ईडन गार्डन नहीं धाबा बोल सकते। लेकिन क्यों ऐसा? कुतुब मीनार पे तो साफ लिखा हुआ है कि कितनी मंदिरें तोड़ी गई हैं, आपने उसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? मैं खुश नहीं हूं इस बिल से, मैं खुश नहीं हूं इस बिल से। अगर मुझसे सलाह मशवरा, जितने मैंने रिपोर्ट भेजे हैं किरण रिजिजू जी को, मैं आपके चैनल पर बोल रही हूं कि मैंने जितने रिपोर्ट भेजे हैं किरण रिजिजू जी को, अगर उन्होंने पढ़ा होता और अगर सही से उस पर इंक्वायरी किया होता तो मुझे लगता है कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये और खूबसूरत हो सकता था, और भी खूबसूरत हो सकता था। की जगह तो भविष्य में भी रहेगी। नहीं, भविष्य में रहेगी, लेकिन जब शुरुआत होनी जरूरी थी ना। नहीं, हमने इतना मुजरा और लुंगी डांस देख लिया कि मुझे लगा कि लगे हाथ हो ही जाना चाहिए था। आप तो चाहती थी कि रिपील हो जाए। नहीं, मैं अभी भी चाह रही हूँ, मैं अभी भी चाह रही हूँ। लेकिन अगर केंद्र की सरकार मुसलमानों के तरीके से कुछ काम करना चाह रही है, जैसे हम लोग कुर्बानी में बकरा हलाल करते हैं, ज़बह करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, तो अगर उस तरीके से चाह रही है, मुसलमानों के तरीके से चाह रही है, तो मुसलमानों के तरीके से करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रही हूं, स्टिल आई एम स्ट्रक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट, कि जो चीज ना संविधान में है ना कुरान में है, वो रहने का तो यहाँ मतलब उसका तो कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। और जिस हिसाब से अमेंड किया गया है, कुछ नहीं है वो। आप अगर किसी समझदार, अच्छे पढ़े लिखे राष्ट्रवाद वकील के साथ बैठिएगा, वो बोलेगा कि मुझे हंसी आ रही है मुसलमानों पे कि वो लुंगी डांस कर ही क्यों रहा है, कर ही क्यों रहा है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दिया केंद्र की सरकार ने कि जिसका कर नहीं रहा है, कुछ लोग करवाना चाह रहे हैं। आप देश के पूरे मुसलमानों पर आप उंगली नहीं उठा सकती, चंद लोग हैं, मुट्ठी भर नहीं। लोग अभी आप मुझे कहिएगा कि नाज़िया यहाँ पे डांस करके दिखाइए मुन्नी बदनाम पे, तो मैं डांस कर दूंगी? नहीं, मेरी अपनी भी तो अकल और समझ है। आप यहाँ पर कहिएगा नाज़िया आप बेवजह का ना बहुत सारी गालियां दे दीजिए, बहुत टीआरपी हो जाएगी आपकी। गुमराह भी तो होते हैं ना नाज़िया। कैसे गुमराह हो सकते हैं? जो सरकार से आंखें मिला करके सब्सिडी ले रहे हैं, जो सरकार के कलेजे पे चढ़ करके योजना ले रहे हैं, जो सरकार के कलेजे पर दाल मूंग करके अपना हक ले रहे हैं, जो आराम से टीवी चैनलों पर कहते हैं कि सरकार का योजना हम लेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे, वो कैसे गुमराह हो जाते हैं? कैसे गुमराह हो सकते हैं? ये सब नौटंकी मेरे पास नहीं चलेगी, वो किसी के पास चले। देश संविधान से चलेगा लेकिन आर्टिकल 44 नहीं मानेंगे, हम आर्टिकल 19 मानेंगे, आर्टिकल 21 मानेंगे, लेकिन आर्टिकल 44 नहीं मानेंगे। सीए आएगा तो सबके लिए एक कानून होना चाहिए, यूसीसी आएगा तो हम मुसलमान हैं, हमारे लिए एक कानून मत रखो। तो ये सब नौटंकी नाज़िया इलाही खान के सामने तो नहीं चलेगी। आपको जिसके सामने चलाना है आप चलाओ, नाज़िया इलाही खान के सामने तो नहीं चलेगी। एक इसमें सेक्शन है, सेक्शन 20, जिसको लेकर सबसे ज्यादा इस समय बहस भी चल रही है। वो सेक्शन क्या है और क्यों इस पर लेकर बहस चल रही है? क्यों इससे जो हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है। सेक्शन 20 में खोल करके पढ़ के बताना चाहती हूँ आपको।
रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब आपको हेडिंग से ही समझ में आ गया होगा। अब इसके पूरे डिटेल्स आप पढ़िएगा तो इन्होंने आपस में क्या किया है। बहुत उड़ रहा है, हटा दो। बहुत उड़ रहा है, हटा दो। ये मलाई चाटने में हम लोग का साथ दे रहा है, इसको रहने दो मेरे पास। ये चोरी करने में ना हमारे साथ में, इसको रहने दो हमारे पास। अब इसमें अगर ट्रांसपेरेंसी आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है। अब देखिए, एक हमारा एक जो वक्फ बोर्ड का पहला सेक्शन था, मैं प्रूफ के साथ आज बात करूंगी। इसमें था, हमेशा प्रूफ के साथ ही बात करते हैं। इसमें एक सेक्शन था जिसमें था कि जितने भी मुतवल्ली हैं और जितने भी मेंबर हैं उनके क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन जब भी जो लोग चले जाते हैं ट्रिब्यूनल से सताए हुए, जब वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं कि देखिए हम ट्रिब्यूनल में बैगेज ऑफ प्रूफ जो है वो हमारी जिम्मेदारी पर डाल दिया गया है, प्रॉपर्टी मेरी है, संपत्ति मेरी है, वक्फ ने मुझे एक नोटिस सिर्फ भेज दिया है सेक्शन 3 का, और वो कह रहा है कि बैगेज ऑफ प्रूफ भी तुम्हारा है। तो जब जाते हैं हाई कोर्ट, तो ये हाई कोर्ट में झाड़ खा करके आते हैं। मैं आपको ऐसे कम से कम 200 केसेस का उदाहरण दे सकती हूँ कि जब भी मुतवल्ली और मैनेजर और वक्फ ट्रिब्यूनल का वकील जब जाता है तो वो झाड़ खाता है जज साहब से। वो क्योंकि वो जाके क्या बोलता है, नहीं ये तो वक्फ के कानून से देखा जाएगा जज साहब, और ये तो संविधान के हिसाब से देखा नहीं जाएगा। तब जज साहब को बोलना पड़ता है, अय ये संवैधानिक देश है, ये तुम्हारा शरिया देश नहीं है, अगर वो यहाँ आया है तो हम उसकी बात, उसके दर्द को हम सुनेंगे। तो झाड़ खा करके आता है। तो आप यहाँ पर एक सेक्शन, एक धारा बना रहे हो कि आपके मुतवल्ली को लिटरेट होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद ये देखिए 108 पे जाइए, सेक्शन 108 पे जाइए, उसमें देखिए क्लॉज 2 में आ जाइए, क्लॉज 2 के 1 में आइए, द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बाय अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ मुतवल्ली अंडर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 3। तो आप जब ये मुतवल्ली हाई कोर्ट पहुंचता है तो ये कहता है कि मैं तो शरिया के हिसाब से बात करूंगा, तो ये क्वालिफिकेशन हमारे भारत में कैसे काम में आ सकता है। अभी मैं आपको बोलूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, आप बोलिएगा यहाँ तो नहीं चलेगा नाजिया, यहाँ तो नहीं चलेगा नाजिया। मैं बोलूँगी आपनी केमन आचेन, आपनी भालो आचेन, आपनी की कोरचेन, आप बोलेंगे भाई ये बंगाल नहीं है नाजिया। तो आप जब कोर्ट के अंदर जाते हैं तो आपको या तो आईपीसी सीआरपीसी, या तो बीएनएस और बीएनएसएस, या तो संविधान के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब आप उठा करके लेके आइएगा अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, मोहम्मद एक है, हमारे आका हैं, वो हमारे रसूल है। जज साहब बोलेंगे भाई ये अपने घर में करो, यहाँ पर तुम संवैधानिक बात बताओ। तो ये क्वालिफिकेशन तो हमारे काम में ही नहीं आ रहा था, हमारे काम में नहीं आ रहा था। लोग रो रहे थे 40,000 से ऊपर मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड के ऊपर केस करके रखा हुआ है। तो आप जो बोल रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी बोल रहा है, वो ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है 40,000 से ज्यादा जो केसेस की आप बात कर रही हैं। एक डेटा उसमें आया था जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग अदालतों में जो केसेस है, एक बड़ी तादाद है उनकी जो इस समय पेंडिंग है। उनके पीछे एक वजह है, वो है सेक्शन 40 रीजन टू बिलीव। हाँ, जरा उसके बारे में बताइएगा, ये क्या है। देखिए इसको भी मैं प्रूफ के साथ ही बताऊंगी सेक्शन 40, क्योंकि मैं जब डिकोड करती हूँ ना तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। डिसीजन इफ अ प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी। मैं आई अपने 4-5 लोगों को लेकर के, ये लंबी दाढ़ी, लंबा सा टोपी और एक डायरी हाथ में लेकर के आऊंगी। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। हमारे मान लीजिए ये हैदराबाद का स्टूडियो है, निज़ाम ने यहाँ पर अपने घोड़े चलवाए थे, इसलिए ये वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। और आज एक डिबेट पर हम यास्मीन जी बोल रही थी कि निज़ाम जी ने वहाँ नमाज पढ़ा था तो वो वक्फ का हो गया, निज़ाम जी के वहाँ पर घोड़े खड़े रहते थे तो वो वक्फ का हो गया। ये वो कह रही थी, न्यूज़ डिबेट पर कह रही थी, और मैं नाम ले करके बोल रही हूँ, तो मैंने उनको काउंटर भी किया है। तो अब आप सोचिए कि घोड़े चलने से वक्फ हो जाता है और बैगेज आपको होता है। उसके बाद फिर आप सोचिए, द बोर्ड में इट सेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी विच इट हैज रीजन टू बिलीव टू बी वक्फ प्रॉपर्टी। मतलब वो सोचेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो हाँ, तो आपको भी समझ लेना पड़ेगा कि नहीं ये सच ही बोल रहा है। और फिर वो मामला जाएगा ट्रिब्यूनल। जी, और ट्रिब्यूनल में क्या होगा, मुसलमान जो होंगे
वो जज साहब होंगे, मुसलमान वकील साहब होंगे। आप जब ट्रिब्यूनल में एंटर कीजिएगा तो आप अपने वकील को नहीं ले जा सकते, आपको ट्रिब्यूनल के वकील को लेना अपॉइंट करना पड़ेगा। तो कौन बोलता है कि कौन ग्वाला बोलेगा कि मेरा दूध खराब है? कोई नहीं बोलेगा। अब जब ये मामला कोर्ट में जब जाता है, 40,000 जो केसेस है वो वक्फ ट्रिब्यूनल में नहीं रुके हुए हैं, वो कोर्ट में रुके हुए हैं। ट्रिब्यूनल में भी अलग है, कोर्ट में भी अलग नहीं, है। ट्रिब्यूनल में तो लाखों लाख मामले हैं। 42,000 से अब ज्यादा आप देखिए, मैं चिट्ठे खोलती हूं अब आपके सामने। फॉर्मर एमपी अकबर हुसैन, उसने 200 बीघा प्रॉपर्टी में रिजॉर्ट बनाई है जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उत्तराखंड के नैनीताल में। उसके पास 3 नोटिस गए हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से, उसके पास भी। अच्छा, ये आदमी कौन है? अकबर हुसैन, ये संजय गांधी का दोस्त था। अच्छा, गूगल में सर्च कर लीजिए अगर मैं गलत हूं तो, और जिसको मैं गलत लग रही हूं वो मेरे ऊपर तुरंत केस करे, तुरंत मेरे को डिफेमेशन नोटिस भेजे, मैं लुंगी उतार दूंगी कोर्ट के अंदर। तो अरे भाई लुंगी क्यों उतारेंगे? वो नहीं शर्ट पैंट पहन के जाएंगे। नहीं, शर्ट पैंट, अरे क्या बात कर रहे हैं, उल्टंगा पैजामा पहन करके ये लोग ट्रिब्यूनल चलाता है। 200 बीघा प्रॉपर्टी, 3 नोटिस के बाद क्या करता है, ये लोग धमकाता है। उसके बाद आप देखिए, मुजफ्फरनगर में शाहिदुज्जमा कांग्रेस का विधायक था, कलियार में अपना बंगलो बना करके रखा है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर। 2019 में जो वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी थी, वो 2025 में उसकी बढ़ोतरी हुई। हाँ। 2019 में कितना टैक्स पे किया था? ये मुझे ध्यान, लगभग 4 करोड़ से ऊपर, मोर और लेस। महज 4 करोड़ का ही है। हाँ, लगभग भी हाँ, महज 4। और 2024 में कितना टैक्स पे किया है? 1.25 करोड़। मतलब आपकी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है और आपका टैक्स डिक्रीज हो रहा है। कैसे? अकेला अयोध्या मोर देन 400 करोड़ टैक्स पे कर रहा है और आपका 9 लाख एकड़ की जमीन 1.25 करोड़। कैसे कैसे मान ले हम और हम इसको क्यों मानेंगे? मैं नहीं मानूंगी। अब आप मुझे बताइए, 2017 में मुतवल्ली का स्कैम बस्ट हुआ था, सबको पता है किस तरीके से वो लोग वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेच करके अपने बेटे को लंदन अमेरिका पढ़ाई के लिए भेज रहा था, अपनी बेटी की शादियां लेविश अंदाज में करवा रहा था। उसके बाद मुख्तार अंसारी जब मरा, उसके जब घर टूटे तो क्या पता चला कि उसके 3 बंगले शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर था। तो आप तो मलाई खा रहे हो, आप तो पसमानदा मुसलमान को देख नहीं रहे हो। आज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से अगर पसमानदा मुसलमानों का भला होना होता तो आज सारे मुसलमानों के पास एक होंडा सिटी कार और 2 2 BHK फ्लैट होता, सिर्फ वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू के पैसे से। लेकिन नहीं, हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब ने तो ऐसा लपेटा है कि सबसे ज्यादा केकड़े की तरह वही उछल रहे हैं, सबसे ज्यादा। और पैसा देते हैं 200 रुपया, 200 रुपया, और बिरयानी का डब्बा और फैंटा का बोतल। आ जाना, बैठ जाना, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, वक्फ। कभी लिया क्या? छी, तौबा कीजिए। मैं अपने मेहनत और पसीने की कमाई पर बहुत विश्वास करती हूं और आपने मुझे या इस देश के किसी भी चैनल ने मुझे कभी किसी धरने प्रदर्शन पर नहीं देखा होगा। बात बिल्कुल सही है। ये आपसे सवाल पूछना इसलिए जरूरी था क्योंकि कमेंट में लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं, उनको जवाब देना बेहद जरूरी होता है। अब हम आ जाते हैं कि इसमें ये भी प्रावधान था क्या कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर बहुत लंबे समय से किसी इस्लामिक प्रोग्राम के लिए या फिर आयोजन के लिए उसका इस्तेमाल होता रहा है तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी? तो वैसा तो भंडारा और जागरण हमारे हर गली में होता है, तो हम हिंदू की प्रॉपर्टी मान लें? नहीं, इसमें है, प्रावधान है। किसमें है? पुराने वाले बिल में, मतलब जो 2013 में जो बदलाव। नहीं, मैं अभी वक्त पर नहीं जा रही हूँ। अगर हिंदू या सिख, मैं सबसे ज़्यादा इस मामले में मैं सिख को भी लूँगी और हिंदुओं को भी लूँगी, क्योंकि वो लोग भंडारा और जागरण बहुत करते हैं और हर जागरण के बाद भंडारा होता है। तो हमारे भारत की प्राय 70% गलियों में भंडारा और जागरण तो होता है, तो 70% भारत की गलियाँ जो है वो हिंदुओं की है। अब आप सोचिए, कम्युनिटी हॉल, मैरिज हॉल, ठीक है, वो हिंदू को भी मिलता है और मुसलमानों को भी मिलता है। अब मान लीजिए 1 साल में मुसलमानों को ज़्यादा मिला, हिंदू को कम मिला, तो क्या वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी? अब आप इस स्टूडियो में थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप मुसलमानों को कह दीजिए एक चैनल तुम अपना भी चला लो, अब वो कहेगा अब तो ये वक्फ का हो गया। तो आपके कह देने से कुछ नहीं होता है। मुसलमानों ने तो ये भी कहा कि जन्नत में 72 वर्जिन हूर है, तो क्या हम मान लेंगे?
हम क्या मान लेंगे? आप उनकी अश्लीलता वो अपने पास रखें। और अब जमाना जो है वो डिजिटल हो चुका है, एआई का जमाना हो चुका है, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे अच्छी बात मैं बताती हूँ, जुमलेबाजी अवेसी भी करेगा, राहुल खान भी करेंगे, प्रियंका वाड्रा भी करेगी, सोनिया एंटोनियो भी करेंगे, नमाजवादी पार्टी के नेता भी करेंगे, उसके बाद फिर लालू खान भी करेंगे, तेजस्वी खान भी करेंगे, ममता बेगम भी करेंगी, सब करेंगी। लेकिन जब बिल पटल पर आता है, चाहे वो 3 तलाक का हो, चाहे वो सीएए का हो, चाहे वो 370 का हो, तो वैलिड पॉइंट रख क्यों नहीं पाते हो? बिल को रोक क्यों नहीं पाते हो? रख लेते वैलिड पॉइंट। चलो ठीक है, पार्लियामेंट में नहीं रख पाते हो। जब 3 तलाक का मैटर चला 1984 से लेकर के 2017 तक, क्यों नहीं कुरान से बता दिए कि तलाक वैलिड है? बता देना चाहिए था। चलिए ठीक है। उसके बाद 2 डेकेड से चल रहा है हिजाब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। कुरान से बता दो कि हिजाब एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम है। ना फ्रांस बता पाया, ना तुम बता पा रहे हो सर्वोच्च न्यायपालिका में। हाई कोर्ट में जब ये मुकदमा चल रहा था, उस समय भी जब कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की, आपको ध्यान में होगा कि कुछ बच्चियां हिजाब पहन के जो स्कूल में चली गई थी, तो हाई कोर्ट ने इस बात को अपने ऑर्डर में लिखा था कि ये इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि ये अंदरूनी हिस्सा है इस्लाम का। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया। फ्रांस में तो वकील के ऊपर पेनल्टी लगी थी, पैसे की पेनल्टी लगी थी, और जज साहब ने कहा था जेल भेजेंगे तुमको, तुम कोर्ट को गुमराह कर रहे हो। पूरे कुरान में हिजाब, निकाब, बुर्का, अबाया कहीं पर है ही नहीं भाई। तो अब आती है बात कि 1994 का आप जजमेंट उठा करके देखिए, इवन ये मुसलमान मस्जिद को इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट भी नहीं साबित कर पाए हैं, अयोध्या नहीं कर पाए। तो आप क्यों हवा में तीर मारते हो? आप मीडिया टीआरपी के लिए बाहर में आप चिल्लाते हो, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, लेकिन जब आप कोर्ट जाते हो तो इससे तो काम चलता नहीं है। जब आप पार्लियामेंट में जाते हो तो इससे तो काम चलता नहीं है। आप सस्ती लोकप्रियता तो ले लेते हो, आप भाईजान तो बन जाते हो, लेकिन आप अच्छे इंसान तो नहीं बन पाते हो, आप नॉलेजेबल इंसान तो नहीं बन पाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी दल में अखिलेश, ममता, राहुल, प्रियंका वाड्रा और असदुद्दीन अवैसी एक साथ बैठ जाए, मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। आपके सवालों का जवाब, हाँ, मैं चैलेंज करती हूँ। लेकिन दर्शकों को ये बताएगा कि ये मुतवल्ली की भूमिका क्या होती थी और क्यों इस पर इतना हंगामा मचा हुआ है कि उसकी भूमिका को कम कर दिया गया, डीएम के पास पावर चले गए। डीएम तो भाई सरकार का ही ना, दिक्कत क्या होनी चाहिए? देखिए, मुतवल्ली की जो भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुतवल्ली की भूमिका जो होती है वो, अब जैसे एक संदेश आया, एक मैसेज आया कि फलाना जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की है, अब उसका पूरा जांच पड़ताल सारी चीज़ें मुतवल्ली करेगा, जिसको इंग्लिश में मैनेजर कहा जाता है। अब यहाँ क्या हो गया, मुतवल्ली को ऊपर से ही बोल दिया गया। ये जो आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो चाचा भतीजा जो लूटो परिवार है, देश को लूटो परिवार, इन्होंने क्या एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, बस हड़प करना है, बस हड़प करना है। तो मुतवल्ली जब देख रहा है कि ऊपर से ही पूरा क्राइम चला आ रहा है, तो इसलिए मुतवल्ली का स्कैम बस्ट हुआ था। हालांकि उसका काम बहुत अच्छा था, वो चाहता तो चीज़ों को बहुत क्रिस्टल क्लियर और रजिस्टर पूरा मेंटेन करके, आज अगर सरकार या पुलिस या कोई इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अगर उससे मांगता तो ऐसे खोल कर दिखा सकता था कि हमने कहीं पर क्राइम नहीं किया है, हमने मुसलमानों के वेलफेयर के लिए यहाँ ये काम किया, यहाँ ये काम किया, यहाँ ये काम किया, वो दिखा देता। लेकिन क्या आज भी 8 घंटे के कन्फ्रंटेशन और आलोचना पे क्या असदुद्दीन अवैसी या विपक्षी दल ये बता पाए कि वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए और वेलफेयर के लिए ये काम किया है? जो सबके मुंह चुप हो जाते, किरण रिजिजू जी चुप हो जाते, लोकसभा स्पीकर चुप हो जाते। रविशंकर प्रसाद जी का एक बयान संसद में उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का डेटा दिया जाए और बताया जाए कि वक्फ बोर्ड में के जरिए कितने अनाथालय बनाए गए, कितने अस्पताल बनाए गए और कितने स्कूल बनाए गए। क्या इस तरह की डेटा जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं? होता क्या है, ये वक्फ बोर्ड के पास जो इतने पैसे हैं, इतनी प्रॉपर्टी है, ये जाते कहाँ हैं पैसे? रेवेन्यू तो आता होगा ना, ऐसा तो नहीं कि रेवेन्यू नहीं आता होगा। तो फिर ये मैनेज कैसे होता है? यही सारे काम तो मुतवल्ली के थे। इतने सारे मुतवल्ली होते क्यों हैं?
हर एक वक्फ बोर्ड में, हर एक स्टेट में आपको 150, 200, 300 से ज़्यादा मुतवल्ली मिलेगा। तो उनका तो यही काम होता था कि कोई जाकर वेरिफिकेशन करेगा, कोई जाकर के ज़मीन की सरहद नापेगा, कोई दाग नंबर देखेगा, कोई खतियान नंबर देखेगा, वो LR डिपार्टमेंट जाएगा, वहाँ से जाकर के फिर मैच करेगा, फिर वो औरंगज़ेब का फतवाए आलमगिरी निकालेगा, फिर वो उससे मैच करेगा, उसके बाद फिर डेटा मेंटेन करेगा कि यहाँ से पैसा आ रहा है और यहाँ मुसलमानों के वेलफेयर के लिए लग रहा है। लेकिन भैया यहाँ तो यहाँ से लूट लो, वहाँ से लूट लो, वहाँ से लूट लो। अब ये पैसा जा कहाँ रहा है? अब पाकिस्तान का भगोड़ा मुखबिर असदुद्दीन अवैसी का आपने हैदराबाद में आपने रंग ढंग देखा है? नहीं, मैं कभी हैदराबाद नहीं। चलिएगा कभी मेरे साथ, मैं उनका घर दिखाऊंगी आपको, अंदर से भी दिखाऊंगी, बाहर से भी दिखाऊंगी, फिर उनकी बीवी के नाम से कितना बंगला है वो भी दिखाऊंगी मैं, फिर उनकी बीवी के नाम से कितना फिक्स डिपॉजिट है वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। अब संभल में पत्थर और चप्पल चलाने के लिए असदुद्दीन अवैसी का बेटा तो आता नहीं है, कभी नहीं आता है। शाहीन बाग में बैठने के लिए तो असदुद्दीन अवैसी की बेटी और बीवी आती नहीं है। आप ओवैसी को लेकर इतनी ज्यादा क्योंकि आक्रामक क्यों? सबसे बड़ा बहरूपिया और सबसे बड़ा आतंकी फितना वही है। वो बार बार कभी फ़लस्तीन जिंदाबाद, कभी औरंगज़ेब जिंदाबाद कर कर करके हमारे भारत के युवा मुसलमानों की ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, उसके मुस्तकबिल को ख़राब कर रहा है। तो ये जो आपने कहा कि जब ये पैसा मुसलमानों के वेलफेयर में लग नहीं रहा है तो ये जा कहाँ रहा है? ये नेताओं के पास जा रहा है। अभी मैंने आपको बताया ना, कांग्रेस का नाम लिया मैंने, कितने नाम आपको गिना दिए। 200 बीघा पे रिजॉर्ट बना हुआ। आप पश्चिम बंगाल आइए, आप 2011 और 12 का इतिहास निकालिएगा। फरहाद हकीम जो कलकत्ता का मेयर है, 2009 से 2011 में फरहाद हकीम के पास एक बजाज का फटफटिया हुआ करता था और वो काली घाट में बैठा करता था। 2008, 9, 10, 11 काली घाट में एक टिफ़िन, स्टील का टिफ़िन लेकर आता था, उसमें भुजिया और रोटी। आज फरहाद हकीम के पास इतना पैसा है कि मैं और आप कल्पना नहीं कर सकते। उनकी बेटियाँ 2-2 लाख रुपए में 2-2 लाख रुपए का शैम्पेन का बोतल उड़ाती हैं। मेरे पास फ़ोटो भी है, सब प्रूफ रखती हूँ मैं। पेरिस जाती हैं, आबू धाबी में ईद का शॉपिंग होता है, दुबई में ईद का शॉपिंग होता है, उसके बाद ईद की खुशियां मनाने के लिए लंदन जाया जाता है, स्विट्जरलैंड जाया जाता है। हम चांदनी चौक नहीं जा पाते, हम दिल्ली आने के लिए 10 बार सोचते हैं। नहीं, आप चांदनी चौक मेरे साथ करिएगा, पराठे आपको खिला। तो अब आप साड़ियाँ तो नहीं अब बहुत आप महंगी होती है, पराठे जरूर आपको खिला। तो सोचिए, आपने भी सोच लिया कि बहुत महंगी होती है, तो अब आप सोचिए कि 10 साल में, 15 साल में कोई अरबोपति कैसे बन रहा है? क्योंकि बंगाल में आर्मी के कैंटोनमेंट की प्रॉपर्टी को जो कब्जा किया है हरिंदर सिंह ने, वहाँ के पंचायत मुखिया ने, वहाँ के काउंसलर ने, उस वक्त वहाँ का चेयरमैन ने, बोरो चेयरमैन ने, उसके ऊपर मैंने 4 केस करके रखे हुए हैं। अच्छा, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर आपको पता है वहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुले हुए हैं, बड़े बड़े मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग खुले हुए हैं, कॉम्प्लेक्स खुले हुए हैं, और वो कितने रुपए करके बिक रहा है? 44,000 रुपये स्क्वायर फीट करके बिक रहा है। तो यहाँ जा रहा है पैसा। तो अब आपको लगता है कि ये सारे, जो आपके अनुसार ये सारी चीजें हो रही थी, अब उन शीशे पे जो धूल जमी हुई थी वो धूल भी साफ होगी, जवाबदेही तय होगी। जवाबदेही का तय होना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि जब क्रिस्टल क्लियर दूध का दूध, पानी का पानी होगा और बहुत सारे कॉलर पकड़ाएंगे, उसके बाद अगर चोरों की तादाद ज्यादा होगी तो आदरणीय प्रधानमंत्री को भारत के लोगों के साथ इंसाफ करना पड़ेगा और वक्फ बोर्ड में ताला मारना पड़ेगा। आखिरी आपसे सवाल मैं लेना चाहूंगा, आपको लगता है कि देश में सनातन बोर्ड की जरूरत है? अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड वक्फ बोर्ड तो रहेगा, देखिए रिपील तो हाँ, तो सनातन बोर्ड भी बनेगा और सरकार को सनातन बोर्ड बनाकर देना पड़ेगा। और जैसी जैसी हटगर्मी वक्फ बोर्ड करेगा वैसा वैसा सनातन बोर्ड भी करेगा, क्योंकि मंदिरों के टैक्स के पैसे से, काफिरों के दान दक्षिणा के पैसे से मुसलमान बेटियां बिहाई जा रही हैं, उनके घर में आवाज योजना पहुंचाया जा रहा है। ऐसे तो तुम काफिरों का सर तन से जुदा करते हो, लेकिन आप कान घुमा करके पकड़ते हो तो कहते हो कि हमको सरकार तो देगी ही। तो ये चलने नहीं देंगे हम। और अगर आप सनातन बोर्ड नहीं बनाओगे तो फिर आप मंदिरों से तो दक्षिणा ले ही रहे हो, उससे तो टैक्स ले ही रहे हो, तो फिर आप मज़ारों से भी लो और मस्जिदों से भी लो। इक्वालिटी होनी चाहिए, पार्शियलिटी नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि वही तो कहते हैं देश संविधान से चलता है। हाँ, देश संविधान से चलेगा ना भाई। देखिए, अगर मंदिरों में दान दक्षिणा आता है, चढ़ावा आता है,
तो हमारे मज़ारों में भी आता है। भाई सोने का दरवाज़ा, आप अजमेर चलिए मेरे साथ, सोने का दरवाज़ा लगा दीजिए, चांदी का दरवाज़ा लगा दीजिए, चांदी का पौवा बना दीजिए, चांदी का ताला बना दीजिए और 51 हज़ार का चादर चढ़ा दीजिए, बहुत पैसे आते हैं। तो सिर्फ मंदिर से ही क्यों टैक्स लिया जाएगा? अब मज़ार से क्यों नहीं लिया जाएगा? मस्जिद से क्यों नहीं लिया जाएगा? मतलब मुसलमानों को देना है और हिंदुओं से लेना है, ये कैसी बात है भाई? और हिंदू अपने पैसे से आतंकवाद पैदा करवाएगा, ये सब तो नहीं चलेगा। एक और सवाल जो लोग हैं, ऑपोजिशन पार्टी वो उठा रही है कि भाई वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों? 2 सदस्यों की नियुक्ति की बात आ रही थी। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। देश का बंटवारा हुआ था हिंदू मुसलमान ही को लेकर के, और मुसलमानों ने वोट किया था पाकिस्तान बनाने के लिए। तो जब इस्लामिक देश बन गया तो फिर यहाँ पर 22 करोड़ ये घुसपैठिया टेनेंट क्यों? मैं आप उनको घुसपैठिया कह सकती है, मैं तो उनको देश का नागरिक मानता हूं। नहीं, वो तो देखिए, हम ऐसे टेनेंट हैं जो अपने मकान मालिक की आंखों में आंखें डाल करके उसी को गरिया करके उसी के कलेजे पे दाल मूंग रहे हैं। जो मालिक होता है उससे थोड़ा सा अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहना पड़ता है टेनेंट को। हम तो ऐसे टेनेंट हैं, हमने तो पहले लड़ करके अपना अलग भी कर लिया और उसके बाद यहाँ दाल भी मूंग रहे हैं। आपके पैसे पर ही आतंकवाद भी पैदा हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गंगा जमनी तहजीब का तस्बीदाना गिनते थे, आज गंगा जमनी तहजीब साबित भी तो करे। अब हिंदुओं से नफरत क्यों हो रही है? गंगा जमनी तहजीब, भाईचारगी, प्यार मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गुलदस्ता, विभिन्न प्रकार के फूल, जरा साबित करो अब। आखिरी आपसे सवाल, आप कुछ कहना चाहेंगी वक्फ का बिल को लेकर? संशोधित जो बिल आ रहा है पार्लियामेंट में, उस पर बहस चल रही है, आप अपनी तरफ से जो आपके दिल में हो। देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से फिर से कहूंगी कि मुझे नहीं लगता है कि अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। मुझे अब भी लगता है कि इसको वैनिश करने की ज़रूरत थी, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत थी। और सिर्फ वक्फ बोर्ड को नहीं, इवन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी ख़त्म करना है। ये हमारा शरई देश नहीं है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल देश है। यहाँ पर मुसलमानों के पर्सनल लॉ बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट के अंदर शरिया नहीं सुना जाता है, संविधान देखा जाता है। आने वाले, देखिए, हमेशा आदरणीय प्रधानमंत्री जो बोले हैं वो किए हैं और उन्होंने करके दिखाया है। तो मैं मुसलमान बेटी हो करके मैं उनके पैर को छू करके मैं उनसे आग्रह कर रही हूँ कि ये 2 बोर्ड खत्म कर दें और सनातन बोर्ड बना दें। नहीं, उसके बाद सनातन बोर्ड खुद नहीं डिमांड होगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाजिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दिल से हमेशा बात की है, इससे पहले भी जब भी आपसे बात हुई हो, और आज भी आप दिल से ही कह रही है कि इस बोर्ड को खत्म होने की जरूरत है, संशोधन की जरूरत नहीं। बहरहाल सरकार संशोधित विधेयक लेकर आई है और उम्मीद यही है कि सरकार के पास नंबर गेम है और बहुत जल्द ये पास भी होगा। और जिस पारदर्शिता की हम बात कर रहे थे, और मुस्लिम समुदाय में जो मजलूम अनाथालय, स्कूल वगैरह, जो वाकई जो हक का पैसा, जरूरत का पैसा है, जिनको मिलना चाहिए, तो उम्मीद यही होगी कि अगर अभी तक नहीं मिल पा रहा है तो वो उन तक मिले। और आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया, आपने कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमो पार्वती पतय, हर हर महादेव।